हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा, आपकी विलेज वाली टीचर। कल हमने बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ लिया था। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो पीछे जाके चैनल पर जाकर सर्च करके विलेज वाली टीचर बहुत सारी क्लासेस डाल रखी है, वहाँ जाकर आप किसी भी टॉपिक को जाके रीड कर सकते हैं वहाँ पर, और हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहे और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे। आजकल क्या है, सीटेट हो चाहे एचटेट हो चाहे रीट हो या DSSS हो, वहाँ आईक्यू निकालने वाला एक सवाल आता ही आता है। बच्चे की एज दे देंगे, मेंटल एज दे देंगे या बुद्धि लब्धांक जो बच्चे ने प्राप्त की है वो दे देंगे और पूछ लेंगे कि बताइए, निकालिए इस बच्चे का आईक्यू कितना है। तो हम चलिए जानते हैं कि सबसे पहले बीने ने कैसे निकालना बताया आईक्यू, हम किसी भी बच्चे की कैसे निकाल सकते हैं, और फिर टर्मन वाला जो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र हम पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम दोनों तरीक़ों से बुद्धि लब्धि निकालना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आईक्यू ज्ञात करना हो तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले क्या है, बुद्धि परीक्षण से मानसिक आयु ज्ञात करना। यानी 10 साल का बच्चा है तो उसकी हम बुद्धि परीक्षण हमें पहले ऐसा करना होगा जिससे बच्चे की मेंटल एज हमें पता हो जाए। ठीक है, मेंटल एज पता होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर आईक्यू के सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो आईक्यू है, जो MA/CA × 100, वो टर्मन वाला फॉर्मूला फीड करेंगे यहाँ। ठीक है, फिट करेंगे। आईक्यू के आधार पर बालक को फिर निश्चित वर्ग प्रदान करेंगे कि फिर जब बच्चे का जो आईक्यू आया है 90 से कम है तो बच्चा डल होगा। ठीक है, या 90 से 110 के बीच है, 109 के बीच है तो बच्चा एवरेज होगा। फिर सुपीरियर या वेरी सुपीरियर या प्रतिभाशाली हो सकता है। तो इन 3 तरीकों से, ठीक है, हम आईक्यू ज्ञात करेंगे। बुद्धि परीक्षण से पहले मानसिक आयु ज्ञात की जाती है, फिर आईक्यू के सूत्र का प्रयोग किया जाता है और फिर बच्चे को निश्चित वर्ग दे दिया जाता है। निश्चित वर्ग मतलब बच्चा सामान्य है या डल है या सुपीरियर बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, इसके हिसाब से। ठीक है, फिर क्या है, एक बर्ट महोदय आए। ठीक है, पिछड़े बालकों वाली वीडियो में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ आईक्यू से इंटेलिजेंस से जुड़ता है कि जो पिछड़े बालक थे उन पर भी अध्ययन किया गया। और किसने किया, यहाँ स्टार लगा लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रीट में भी पूछा गया था। बर्ट ने पिछड़े बालकों पर अध्ययन किया और बताया कि जिन बच्चों का आईक्यू 85 होता है वो पिछड़े बालक होते हैं। ठीक है, बर्ट ने सिद्ध किया। लेकिन हम जो पढ़ते हैं, NCERT में पढ़ते हैं, अरिहंत की बुक में पढ़ते हैं, वहाँ क्या है, ज़रूरी नहीं है कि पिछड़ा बालक वो बालक होता है जिसका आईक्यू कम हो। पिछड़ा अपने सामान्य बच्चे से अगर वो क्लासरूम में ध्यान से नहीं देता, प्रॉपर अटेंशन नहीं देता, जब टीचर समझा रहा है वो इधर उधर देख रहा है, तो वो बच्चा भी जो उसकी क्लासमेट वाले बालक है उससे पिछड़ सकता है। या फैमिलीज़ में कोई प्रॉब्लम चल रही है फिर भी वो अटेंशन नहीं दे पा रहा क्लासरूम में, फिर भी वो जो समान क्लास के जो उसके क्लासमेट है उससे पिछड़ सकता है, उसे पिछड़ा हुआ बालक बोलेंगे। लेकिन जो ये बर्ट महोदय है, इन्होंने पिछड़े बालक पर अध्ययन किया कि ये बालक जो है पिछड़े बालक क्यों कहलाते हैं, और क्योंकि इनका आईक्यू 85 है। ये सिर्फ बर्ट ने बताया। ठीक है, बर्ट की बारे में बताया कि आईक्यू जो जिसका 85 आईक्यू है ना, वो पिछड़े बालकों की कैटेगरी में आते हैं, ये बर्ट ने बताया है। बाकी पिछड़े बालक की जो डेफिनेशन है वो अलग होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। पिछड़े बालक, सामान्य बालक, वहाँ ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की जब वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें। ठीक है, फिर क्या है, इसको बेस मानेंगे, निकालेंगे। बच्चा जिस साल के प्रश्नों का उत्तर दे देता है उसे हम बोलते हैं बेसल एज। यानी 10 साल के बच्चे से 10 साल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उस एज को हम क्या मान के चलते हैं, बेसल एज। और बच्चा जिस साल के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता उसे बोलते हैं टर्मिनल एज। यानी 10 साल का बच्चा है, वो 10 साल के एज वाले प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया तो वो उस बच्चे को क्या मान लिया, यानी कौन सी एज होगी उसकी, टर्मिनल एज होगी, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, फिर जो बीने का टेस्ट था वो हमने पढ़ा था, 3 से 15 साल के बच्चों के लिए था। और बच्चों के प्रत्येक बच्चे के लिए बीने ने 2, 3 या 4 प्रश्न रखे थे जो शाब्दिक और लिखित दोनों प्रकार के थे, और ये व्यक्तिगत परीक्षण था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो बीने ने जो परीक्षण बनाया था
वो व्यक्तिगत परीक्षण था, यानी एक बार में एक ही बच्चे का आईक्यू जांच हो सकता है। ध्यान रखेंगे, साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। और फिर हम एक बार बीने ने जब आईक्यू निकालना शुरुआत किया तो बीने ने क्या किया, अगर 12 साल के बच्चों से 12 साल का एक बच्चा लिया गया और उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए बीने ने 0.33 मार्क दिए। ठीक है, अगर बच्चा एक का देता है, एक का सही उत्तर देता है तो 0.33, अगर 2 के सही उत्तर देता है तो 0.66 नंबर दिए, अगर तीनों के देता है तो 0.99 माना। ठीक है, उसका बीने ने माना। ये बीने के हिसाब से आईक्यू निकालने का सूत्र है। अगर 3 में से 2 सही दिए तो उसके 0.66 नंबर बन जाते हैं और फिर उसको टर्मन वाले फॉर्मूले में नहीं रखेंगे एक बार। ठीक है, ये बीने का था, टर्मन ने बाद में संशोधन किया था। ये जब मानसिक आयु शब्द दिया था, बीने ने अपने हिसाब से ऐसे आईक्यू निकाली थी। ठीक है, 0.33 नंबर देते गए, एक का सही उत्तर दिया तो दूसरे का दिया तो 0.66 देते गए। अब ये फॉर्मूला ट्रेंडिंग में नहीं है क्योंकि टर्मन ने संशोधन कर दिया है, चेंज कर दिया है और आजकल जो ट्रेंडिंग फार्मूला है वो टर्मन वाला ही चलता है। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो बीने के जो सवाल थे उनके नंबर कितने थे, कई बार पूछ ली जाती है ये चीज़ें। अब टर्मन ने जो आईक्यू जांच करने का जो फॉर्मूला बनाया था उसके हिसाब से टर्मन ने प्रत्येक बच्चे के लिए क्या रखे थे, 5% रखे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 5% रखे थे, बीने ने 3 रखे थे। बीने को भी नहीं छोड़ सकते हम क्योंकि बीने ने सर्वप्रथम आईक्यू पर, बीने ही काम करने वाला सर्वप्रथम साइकोलॉजिस्ट था, इसलिए बीने को हम कहीं भी स्किप नहीं कर सकते, साथ ही साथ कोरिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, टर्मन ने प्रत्येक बच्चे के लिए 5% रखे। 3 सही करता है अगर बच्चा और 2 गलत करता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मान लीजिए बच्चे ने सही किए, 2 गलत किए, तो फिर जो टर्मन है, टर्मन ने उसे 0.2 नंबर दिए, यानी एक क्वेश्चन सही करेगा तो 0.2 मिलेंगे, 2 सही करेगा तो 0.4 हो जाएंगे, अगर 3 क्वेश्चन सही करता है तो 0.6 हो जाएंगे। ये था टर्मन का फार्मूला। अब इसी सूत्र के हिसाब से अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है। ठीक है, 10 साल का बच्चा है, उससे 5 सवाल पूछे गए। ठीक है, बच्चा 3 ही सवालों के जवाब दे पाया। ठीक है, 3 सवालों का जवाब दे पाया तो जो टर्मन थे उन्होंने क्या माना कि जो बच्चे की जो मेंटल एज है, ठीक है, वो 10 से ऊपर होगी। ठीक है, 3 का दे पाया तो 0.6 रखा यहाँ। ये टर्मन के हिसाब से हम सोल्व करके देख रहे हैं, बीने वाला नहीं लिया हमने एक बार यहाँ। ठीक है, 11.6 और नीचे 10 साल का बच्चा है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगी और 100 से 100 कट गया यानी 116। तो बच्चे का जो आईक्यू आ गया वो हमारे पास कितना आया, 116। यानी जो बच्चा है वो किस लेवल का है, ठीक है, वो किस लेवल का होगा बच्चा। 90 से 109 है तो बच्चा सामान्य होगा, 110 तक भी कई बार मान लिया जाता है वो सामान्य है। और लेकिन यहाँ बच्चे का जो आईक्यू आया, ठीक है, वो 116 आया तो बच्चा क्या है, सुपीरियर है, यहाँ प्रतिभाशाली बच्चा है। ये टर्मन ने माना क्योंकि 5% पूछे गए, 5 में से 3 का सही जवाब दे दिया बच्चे ने, तो ये था टर्मन के आईक्यू। ठीक है, याद रखेंगे आईक्यू का फॉर्मूला जो टर्मन ने दिया था, MA/CA मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये टर्मन वाले फार्मूले को ही हमने यहाँ फीड किया है। अगर 10 साल का बच्चा है तो वो उसकी मेंटल एज, अगर 3 सवालों के जवाब सही दिए हैं तो बच्चे की ज़रूर जो मेंटल एज है वो ज़्यादा होगी। ये क्योंकि अगर कम होती तो बच्चा 2 या 3 एक का ही सवाल का जवाब दे पाता, क्योंकि 2 से ज़्यादा दिए थे, 3 सवालों के जवाब दिए हैं, तो ये टर्मन ने माना है। ठीक है, तो बच्चे का जो आईक्यू आया है वो 116 आया है। तो ये टर्मन के जो सूत्र को हमने यहाँ रखा और उसके हिसाब से बच्चे का आईक्यू निकाल कर देखा, और आजकल इसी से निकाल के देखते हैं। और बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चे की एज दे दी होती है या बुद्धि लब्धांक दे दिया जाता है कि बच्चे की मेंटल एज निकालो या क्रोनोलॉजिकल एज निकालो, कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस सूत्र को। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्मन की जो बुद्धि लब्धि की सारणी है और एनसीईआरटी की, दोनों का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। इसके बाद हमारा बुद्धि लब्धि का ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं।
तो हमने आईक्यू के बारे में जान लिया था कि आईक्यू कैसे टेस्ट करते हैं, बीने ने कैसे अपने आईक्यू परीक्षण किए और टर्मन ने अपने आईक्यू परीक्षण कैसे किए, उनके बारे में जान लिया था हमने। अब जो टर्मन की सारणी है, जो एनसीईआरटी की जो सारणी है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईक्यू का वर्ग दे दिया जाएगा कि 0 से 25 अगर कोई बच्चा है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, उसका आईक्यू भी निकालना दे दिया जाता है। हम टर्मन और जो एनसीईआरटी की जो सारणी है उसका कंपैरिजन करके और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्मन की जो सारणी है उसको हम नीचे से स्टार्ट करेंगे ताकि शुरुआत से हमें समझ में आए। ठीक है, जो टर्मन है वो क्या बताते हैं, 0 से 25 जो आईक्यू का बच्चा होता है, टर्मन ने उसे जड़ बुद्धि बोला है, यानी इडियट है, उसे हम कुछ भी नहीं समझा सकते। 0 से जो 25 का बच्चा है, ठीक है, वो जड़ बुद्धि है, बिल्कुल इडियट है। फिर 25 से 49 का बताया, 25 से 49, ठीक है, इसे बोला मूढ़ बुद्धि, एम्बेसाइल बोला। ठीक है, फिर 50 से 69, ठीक है, 69, इसे मूर्ख बोला, यानी मोरोन होते हैं। जो ये तीनों लास्ट वाली जो कैटेगरी के बच्चे हैं, जो आईक्यू वाले बच्चे हैं, ये दुनिया में सिर्फ 1% पाए जाते हैं। टर्मन क्या कहते हैं कि ये दुनिया में कितने पाए जाते हैं, सिर्फ 1% बच्चे पाए जाते हैं। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप। एनसीईआरटी का और टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी का यहाँ कंपैरिजन लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो 0 से 25 एज का जो आईक्यू का बच्चा है वो उसे जड़ बुद्धि बोला गया है, टर्मन ने इडियट बोला है। और 25 से 49 है, उसे मूड बोला है, एम्बेसाइल बोला है। और 50 से 69 का है वो मूर्ख है, यानी मोरोन है। और इस आईक्यू के जो बच्चे हैं वो दुनिया में सिर्फ 1% ही पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू टर्मन और एनसीईआरटी की ही आईक्यू की सारणी चलती है आजकल। ठीक है, फिर क्या है 70 से 79, ठीक है, 79 निर्बल बुद्धि होते हैं या क्षीण बुद्धि भी कह लीजिए। ठीक है, और इंग्लिश का नाम भी याद रखना चाहे तो फीबल माइंड होते हैं। और इस आईक्यू के बच्चे सिर्फ दुनिया में 5% ही पाए जाते हैं, 5% पाए जाते हैं फीबल माइंड बच्चे, याद रखेंगे। ठीक है, फिर क्या है 80 से 89, इसे मंद या मंगोलिज्म या पिछड़े बालक कहा है टर्मन ने। ठीक है, 80 से 89, ठीक है, 80 से 89 मंद मंगोलिज्म व पिछड़ा बोला है। और क्या बताया है, ये 14% बच्चे ऐसे हैं जो धरती पर ऐसे पाए जाते हैं, यानी जो मंद मंगोलिज्म है, जिनका आईक्यू 80 से 89 के बीच होता है, जिसे मंद या पिछड़े बालक बोल सकते हैं, मंगोलिज्म बोल सकते हैं। तो यहाँ एक कीवर्ड लिखा है, तो 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले को मंद बुद्धि बताया है टर्मन ने, यानी जो 70 से जिसका भी कम आईक्यू है उसे मंद बुद्धि बताया है, याद रखेंगे टर्मन ने। ठीक है, फिर क्या है 90 से 109 है वो सामान्य बोला है, सामान्य यानी एवरेज की परसेंटेज बताई है 60%। टर्मन कहते हैं कि जो एवरेज आईक्यू वाले हैं वो दुनिया में 60% पाए जाते हैं, जबकि हमारी एनसीईआरटी मानती है, ध्यान रखना ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है, ये एनसीईआरटी हमारी 50% मानती है, यानी जो एवरेज आईक्यू के जो इंसान है धरती पर जो पाए जाते हैं, एनसीईआरटी 50% मानती है और टर्मन 60% मानते हैं, ये खास ध्यान रखना। ठीक है, फिर 110 से 119 तक इन्हें तीव्र या सुपीरियर भी बोल सकते हैं, ये अबो एवरेज होते हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ये 14% होती है, यानी 14% पाए जाते हैं 90 से 119 आईक्यू वाले। ठीक है, फिर क्या है 120 से 139 तक प्रखर बुद्धि बोला जाता है, यानी वेरी सुपीरियर होते हैं और इनकी संख्या बताई है टर्मन ने 5% ऐसे आईक्यू वाले इंसान धरती पर पाए जाते हैं। फिर है 140 से अधिक, यानी 140 से अधिक ये रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, इन्हें प्रतिभाशाली बोला है, यानी जीनियस बोला है। और इनकी जो संख्या है ये 1% ही धरती पर पाई जाती है। एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे, 0 से 25 को मंद बुद्धि जड़ बताया है, इडियट बताया है, 25 से 49 को मूड बताया है, एम्बेसाइल बताया है, 50 से 69 वाले को मूर्ख बताया है, मोरोन बताया है, और 1% होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 70 से 89 वाले होते हैं निर्बल बुद्धि, क्षीण बुद्धि होते हैं, इसे फेबल माइंड भी कहा जाता है, ये 5% होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, मंद मंगोलिज्म 80 से 89 वाले होते हैं,
ठीक है। इन्हें पिछड़ा भी बोलते हैं, डल और बैकवर्ड भी बोलते हैं, और इनकी जो परसेंटेज है वो 14% पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IQ की टेबल दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये इस IQ का बच्चा कौन सा होगा, प्रतिभाशाली होगा, अति प्रतिभाशाली होगा, ठीक है, प्रखर बुद्धि वाला होगा या सुपीरियर होगा, ये चीज़ें पूछ ली जाती है। अब जो टर्मन है हम डिस्कस कर चुके हैं, टर्मन 70 से कम बुद्धि वाले बच्चों को, ठीक है, 70 से कम बुद्धि वाले बच्चे को मंद बुद्धि बताया है टर्मन ने। ठीक है, अब बात आती है 50% जो जिन बच्चों का IQ होता है उन्हें हम सिर्फ केवल बेसिक बातें ही सिखा सकते हैं, जैसे बेसिक बातें, खाना कैसे खाते हैं, टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, नहाना है, कुछ सिर्फ बेसिक बातें ही सिखा सकते हैं। बाकी जो 50% IQ वाला बच्चा होता है उसे हम और कुछ नहीं सिखा सकते, बेसिक बातें, और वो भी बड़ी मुश्किल से कैच करता है जो 50% IQ वाला बच्चा था। तो ये था टर्मन की बुद्धि लब्धि की सारणी का डिटेल डिस्कशन। अब हम करते हैं NCERT का। NCERT का भी हम नीचे से ही शुरू कर रहे हैं। 70 से कम NCERT क्या मानती है, बौद्धिक रूप से अशक्त होते हैं, ये पाए जाते हैं 2.2%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर 70 से 79 होते हैं सीमावर्ती होते हैं। सीमा का मतलब है ये ना एवरेज की, ना तो ये एवरेज होते और ये ना बिल्कुल ही कमज़ोर होते। ठीक है, ये सीमा के नज़दीक होते हैं, जो एवरेज IQ वाले पर्सन्स होते हैं उनके नज़दीक होते हैं, सीमावर्ती होते हैं। इनकी संख्या होती है 6.7%। फिर है निम्न एवरेज, यानी इससे एवरेज से थोड़ा सा नीचे बताया है। ये कितने होते हैं, 16.1% होते हैं, और 80 से 89 इनका IQ होता है। फिर 90 से 109, पहले हम 110 पढ़ते थे, लेकिन HTET में एक बार पूछा गया था कि सामान्य IQ वाला बच्चा कौन सा होगा, 90 से 109। ठीक है, और NCERT से सीधा सीधा उठा के दिया था, और तभी से HTET ने भी यही आंसर ठीक माना था। NCERT वाला 90 से 109 IQ वाला बच्चा सामान्य होगा, एवरेज बुद्धि वाला होगा, 90 से 109, ध्यान रखना। ठीक है, और NCERT 50% मानती है कि दुनिया में जो एवरेज IQ वाले हैं वे 50% है। ठीक है, और टर्मन 60% मानते हैं। बहुत बड़ा कंपैरिजन है ये 10% का, ध्यान रखेंगे। फिर 110 से 119 है, ये उच्च औसत होते हैं, यानी एवरेज से ऊपर होते हैं, ये 16.1 यानी 16.1% पाए जाते हैं। फिर 120 से 130 को श्रेष्ठ माना है, इनकी जो संख्या है, प्रतिशतता है 6.7% होती है। फिर 130 से अधिक है, इन्हें अति श्रेष्ठ माना है, 2.2% होते हैं। ये था NCERT का सॉल्यूशन। ठीक है, ये याद रखना, NCERT ने ये एवरेज का बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना। लेकिन ज़्यादातर NCERT की चीज़ें नहीं, टर्मन की बुद्धि लब्धि की सारणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेंडिंग में तो NCERT भी चलती है, लेकिन टर्मन की बुद्धि लब्धि सबसे फेमस है। ठीक है, जो टेबल दी थी इन्होंने, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। NCERT का सिर्फ एवरेज वाला याद रख लेना, बाकी टर्मन वाली सारणी आप याद रख लेंगे तो इनफ है, काफ़ी आपका काम चल जाएगा। तो ये था टर्मन और NCERT का कंपैरिजन हमने पढ़ा। खास कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इन्होंने अच्छे से डिटेल में बता रखा है, और ये सिर्फ NCERT ने यहाँ मोटा मोटा दे रखा है, 70 से कम वाला यहाँ इन्होंने नहीं दे रखा है, NCERT में नहीं दिया गया। और जबकि इन्होंने टर्मन ने पूरा दे रखा है, 0 से 25 वाला भी सारा डिटेल में दे रखा है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।